हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीयूष और आर एस लाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ आज। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारी न्यूज़ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मलखंब अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में मलखंब के लिए खुलेगी अकादमी। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मलखंब के एक खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड मिलने के बाद यह घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश में मलखंब अकादमी खोली जाएगी। और किसे यह अवार्ड मिला था? द्रोणाचार्य श्री योगेश मालवीय जी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। पहले मलखंब प्रशिक्षक बने मध्य प्रदेश के। तो जी हाँ दोस्तों, ये पहले व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में मलखंब अकादमी खुलने की शुरुआत भी की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची वितरण महाअभियान, जो कि 7 सितंबर से शुरू होगा। इसकी शुरुआत 7 सितंबर से की जाएगी। राष्ट्रीय शोक के कारण सुरक्षा पर्ची महावितरण अभियान प्रारंभ करने की तिथि में परिवर्तन किया गया है, जो कि पहले 3 सितंबर की गई थी। उसके बाद जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन होने के बाद इस डेट को चेंज किया गया है। अब यह डेट 7 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक इसका अभियान चलाया जाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची वितरण योजना है ये। इसके तहत ग्रामीणों को, लोगों को फ्री अन्न मिलेगा। 5 रुपये किलो, 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न बिक्री की जाएगी। इसकी डेट में चेंज हुआ है। पहले यह 3 सितंबर था, इसके बाद इसे 7 सितंबर कर दिया गया है। चलिए देखते हैं और कुछ। रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन का एक और मौका। जी हाँ दोस्तों, रोजगार पंजीयन पर जो बाहर से आए श्रमिक, प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल अनुरूप रोजगार दिलाने के लिए यह पोर्टल बनाया गया था, जिसके थ्रू उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। रोजगार हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराने से वंचित रहे प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण का एक और मौका। हाल ही में बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि 10,000 रुपये अभी लोन के द्वारा दिए गए थे। उसी के साथ 7 से 11 दिसंबर तक 5 दिन के लिए पोर्टल पर खोली जाएगी पंजीयन की सुविधा। रोजगार हेतु पोर्टल पर पंजीयन का एक और मौका। इससे पहले भी पोर्टल शुरू किया गया था, उसके बाद कुछ लोग इसमें रह गए थे, इसके लिए उनके लिए दोबारा इस पोर्टल को चालू किया गया है। 6 सितंबर से 4,000 करोड़ रुपए का किसानों के खातों में जमा होगी बीमा राशि। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुई बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, पहले सूखा और फिर बारिश के कारण किसानों की फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए किसानों के खाते में जमा करेगी सरकार 4,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को 4 माह में दूसरी बार फसल बीमा की राशि दी जाएगी। पहली बार भी दी गई थी। सरकार ने मई में 16 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 3,100 करोड़ रुपए जमा कराए थे। 6 सितंबर को एक बार फिर से यह योजना चालू की जा रही है। इस बार 20 लाख किसानों के खाते में 4,614 करोड़ रुपए की बीमा राशि जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू होने के बाद एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि देने वाला राज्य एमपी है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक बीमा जो किसानों को दिया जाता है उसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये फसल बीमा योजना के तहत ये
पैसे दिए जाते हैं। हाल ही में हुई टैगोर फेलोशिप की घोषणा, उसके तहत डॉक्टर दधीच प्रतिष्ठित टैगोर फेलोशिप के लिए चयनित वरिष्ठ कथक गुरु हैं। ये कथक गुरु हैं, इनका पूरा नाम है डॉक्टर पुरु दधीच, को कला क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चर रिसर्च के लिए चुना गया है। संगीत, नृत्य, नाटक आदि विधाओं में देश भर में 13 कलाकारों को फेलोशिप दी जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इंदौर के हैं। इनका चयन टैगोर फेलोशिप के लिए हुआ है डॉक्टर दधीच। इनका पूरा नाम है पुरु दधीच, डॉक्टर पुरु दधीच। दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार की शुरुआत की जा रही है। देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। देश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने अधिकारियों को तैयार करना है मुख्य लक्ष्य। नियम कायदों में बंधे कर्मचारियों को रोल निभाने के लिए किया जाएगा तैयार। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद की निगरानी में चलेगा अभियान। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मानव संसाधन परिषद की निगरानी में मिशन कर्मयोगी। जी हाँ दोस्तों, मिशन कर्मयोगी इसका नाम है। आई गॉट कर्मयोगी से नाम से बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। देश के 2 करोड़ से अधिक सिविल सेवा कर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी नाम से एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। आई गॉट कर्मयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण इसके द्वारा दिया जाएगा सिविल सेवा कर्मियों को। और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी बनेगी राजभाषा। जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी बनेगी राजभाषा। जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। पीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग कैबिनेट बैठक में डोगरी व हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया गया है। पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार संसद के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2 और भाषाएं जोड़ी जाएंगी, जिनके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाएंगी, माफ़ कीजिए, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी। जी हाँ दोस्तों, 3 भाषाओं को और इन्हें दर्जा दिया जाएगा राजभाषा का जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले से उर्दू और अंग्रेजी वहाँ पर चलित हैं। इस योजना पर 510 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि काफ़ी बड़ी योजना है। इस पर 510 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच 5 साल में इस मिशन पर केंद्र के 46 लाख कर्मचारियों को कवर करने के लिए 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार में अपने कर्मियों के कौशल विकास के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आई गॉट कर्मयोगी। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कुछ। प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद करेगी इसकी निगरानी करेगी। सरकार जनता के बीच की खाई घटाने में मिलेगी मदद। जो सरकार और जनता के बीच में जो एक दूरी बनी हुई है, इसके कारण वह दूरी कम होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट शुरुआत है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आगे देश की जनता को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 में शामिल। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। भारत 4 पायदान छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशिया में नंबर 1 सूची में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन सहित अमीर देशों का दबदबा।
जो इसमें धनी देश हैं उनका इस इंडेक्स में दबदबा रहा है। आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने बढ़ाया देश का मान। तो इसमें आईआईटी और आईआईएम ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाया है। नवाचार में तीसरी सबसे निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना भारत। इनोवेशन में तीसरी सबसे निम्न मध्यम आय वाली निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना भारत। ग्लोबल इन्वो अच्छा, इसके बारे में देखते हैं यहाँ से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनी वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है। पहले 52, अब 48 स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशिया देशों में वह स्थान सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की सूची जारी की गई। तो दोस्तों, इसकी सूची जारी कौन करता है ये देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा इसकी वैश्विक नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अनुसार शीर्ष स्तर पर स्थिरता बनी हुई है, लेकिन नवाचार का केंद्र पूरब के देशों की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अमेरिका पूर्वी देश है, अब भारत की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाइना पहले से ही इसमें ऊपर की तरफ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक बयान में कहा है कि स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड सूची में आगे बने हुए हैं। पहले के 10 स्थान पर अमीर देशों का ही दबदबा है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि जिसके पास ज़्यादा फंड होगा, जो ज़्यादा अमीर होगा, वो नया इनोवेशन कर सकेगा, नए नवाचार अपने देश में ला सकेगा। तो इसीलिए अमीर देशों का दबदबा इसमें ज़्यादा है। भारत के बारे में बयान में कहा गया है कि यह नवाचार के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। GII के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और उपलब्ध नवीन संकेतों से ऐसा हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सूची जारी करने से पहले 131 देशों का विभिन्न मानकों का विश्लेषण किया गया था। देखते हैं ये किस किस आधार पर किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूचना जारी करने से पहले 131 देशों का विभिन्न मानकों पर विश्लेषण किया गया है। इन मानकों में संस्थानों के साथ ही बुनियादी ढांचे, बाजार कृत्रिमता और व्यवसाय कृत्रिमता, ज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी उत्पादन और रचनात्मक उत्पादन शामिल हैं। इनके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो भारत इसमें शीर्ष 50 में इस बार शामिल हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दोस्तों अपन ने बात की, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल होगी हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, उर्दू और अंग्रेजी, जो कि पहले से ही शामिल है। इसके बाद ये 3 भाषाएं और उसमें शामिल की जाएंगी। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको पूरा। उर्दू और अंग्रेजी के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जो कि आगामी सत्र में इसका विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी है। तब कुल मिलाकर 5 भाषाएं वहाँ होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रैंड स्लैम सिंगल मैच जीतने वाले 7 साल में पहले भारतीय बने सुमित नागल। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चल रहा है ग्रैंड स्लैम US ओपन में 7 साल में पहले भारतीय बने हैं सुमित, जो कि 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं भारत के।
उनकी वैश्विक रैंक है उनकी 124। सिंगल्स खिलाड़ी भारत के हैं सुमित नागल। अमेरिका के ब्रैडली क्लॉन को इन्होंने 6-1, 6-3, 3-6 और 6-1 से हराया है। इसके साथ ग्रैंड स्लैम सिंगल मैच जीतने वाले वह 7 साल में पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सुमित पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। सुमित जो कि भारत से हैं, मात्र 23 वर्षीय हैं और इनका यूएस ओपन में खेलना काफ़ी बड़ी बात है और ये दूसरे राउंड में पहली बार पहुंचे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन है भारतीय मूल के प्रीतम सिंह जो सिंगापुर में बने विपक्ष के नेता? जी हाँ दोस्तों, विपक्ष के नेता बन चुके हैं प्रीतम सिंह जो कि सिंगापुर में है। तो देखते हैं कौन है ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह लोधी सिंगापुर की संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले पहले सांसद बन चुके हैं। पेशे से वकील 43 वर्षीय प्रीतम सिंह ने साल 2011 में सांसद चुने जाने के बाद सिंगापुर की राजनीति में औपचारिक तरीके से कदम रखा था। 2011 में इस पहली बार सांसद बने। वहीं प्रीतम सिंह सिंगापुर में नेशनल सर्विसेज के रूप में सेवाएं देकर मेजर रैंक हासिल कर चुके हैं। नेशनल सर्विसेज में इन्होंने काम किया है, इसके साथ ही ये मेजर रैंक तक वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा 2011 में, जो कि सांसद चुने गए और अब वे नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर पहुँच चुके हैं। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। देश विदेश में भारत के लोग अच्छा नाम कमा रहे हैं। हाल ही में प्रश्नकाल और शून्यकाल के बगैर होगा संसद का मानसून सत्र। जी हाँ दोस्तों, जो संसद का सत्र होता है उसके बाद प्रश्नकाल होता है और शून्यकाल भी होता है। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के बगैर होगा संसद का मानसून सत्र, जो कि कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करार दी गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या। कोई भी विधेयक पास होता है तो उस पर प्रश्नकाल आवश्यक रूप से होना चाहिए ताकि उस पर प्रश्न पूछे जा सकें और उस पर वाद विवाद किया जा सके। कोविड महामारी के दौरान संसद के मानसून सत्र की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। संसद के दोनों चलिए इसको पढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की ओर से बुधवार को इसके लिए विस्तृत सूचना जारी की गई। सत्र की कार्यवाही में प्रश्नकाल, प्राइवेट मेंबर बिल और शून्यकाल नहीं शामिल होगा। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह और शाम को की पाली शिफ्ट में चलेगी, बारी बारी से चलेगी। प्रश्नकाल व शून्यकाल स्थगित किए जा चुके हैं करने का फैसला लिया गया है, जिससे विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया है विपक्ष द्वारा। हालांकि भाजपा ने इसे विपक्षी दलों का दोहरापन करार देते हुए कहा है कि पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक इन दलों ने अपनी सहमति जताई थी, फिर अचानक अपना रुख बदलने का औचित्य क्या है? तो कब से कब तक? 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 18 दिन के मानसून सत्र में कोई छुट्टी नहीं होगी। तो 18 दिन का ये मानसून सत्र चलने वाला है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा की ओर से अधिसूचना जारी, तैयारियां पूरी की गई है। 18 दिन तक ये चलने वाला है। चलिए देखते हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उन्होंने क्या कहा है। हम किसी चर्चा से नहीं, कार्य मंत्रण, और इन्होंने ये काफ़ी बड़ी एक स्पीच दी है। प्रश्नकाल आयोजित नहीं करने पर सहमत थे। ये पहले विपक्ष दल सहमत थे और अब एकदम से मना कर रहे हैं और अपोजिट में कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। दोनों सदनों की बैठक में सुबह और शाम की पारी में दो बार, मतलब सुबह की पाली में अलग और शाम की पाली में अलग सत्र की बैठकें होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रूस और भारत की नौसेना बंगाल की खाड़ी में करेंगी सैन्य अभ्यास। रिपोर्ट के मुताबिक भारत व रूस नौसेना
नौसैनिक अभ्यास के तहत 4 से 5 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करेंगी, जो कि हर वर्ष की तरह होगा। पहले भी कई बार रूस और भारत अपना सैन्य अभ्यास कर चुके हैं और इसी तरह 4 से 5 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया जाएगा बतौर रिपोर्ट्स, और इस दौरान सतह व हवा में मौजूद लक्ष्यों को मारने का अभ्यास होगा। गौरतलब है कि पहले यह अभ्यास व्लादिस्लावोस तक रूस में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रोक दिया गया था, जो कि अब बंगाल की खाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर इंद्र नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी समय नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी और मैं क्या क्या इसमें सुधार कर सकता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।